हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने विगत वीडियो में अपना जो है तमाम वर्ब टू बी का वगैरह का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है। वो नॉन एक्शन वाली जो है वाक्य थे। अब हम लोग जो है एक्शन वाले वाक्यों को टेंस के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी हाउ ट्रांसलेशन इज टेकन बाय द वे ऑफ टेंस। टेंस के माध्यम से कैसे अनुवाद किया जाता है। तो टेंस आप लोग जानते होंगे, टेंस का मतलब होता है काल अथवा समय। तो टेंस मुख्यतः तो तीन ही होते हैं। टेंस जो है, टेंस को हिंदी में टेंस हिंदी में हम इसको काल अथवा हम लोग समय बोलते हैं। समय है ये टेंस, काल अथवा समय हम इसको बोलते हैं। और समय जो है मुख्यतः जो होता है तीन होता है। समय मुख्यतः तीन होता है टाइम। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस इसको हम जो है भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये भविष्यत काल होता है, भविष्यत काल। तो समय मुख्यतः तीन ही होता है। टाइम ओनली इज डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या होता है? जो समय इसमें वर्तमान में उपस्थित हो। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान है, उपस्थित है, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन जो बीत चुका है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा जो कुछ, वो जो है पास्ट हो गया, भूत हो गया। जो बीत गया वही भूत है। और उसके बाद तीसरा जो है जो आने वाला है, इन द फ्यूचर, भविष्य में जो आएगा कल, वो जो है वो फ्यूचर टेंस होता है। तो टाइम इज मेनली डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये समय मुख्य रूप से तीन ही है। लेकिन इन तीनों समय को हम जो है चार भागों में डिवाइड करके जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं। तो जितने हर टेंस, जितने प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, तीनों जो है सबका चार चार रूप होता है। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, जो अभी मौजूद हो वो वर्तमान है। इसमें जो है, जो शब्द है, ये मिलते हैं, है, हूं, ये वर्तमान काल सूचक है। लेकिन अब वर्तमान काल जो होता है चार प्रकार का होता है। पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी, यानी चार अगर 3 बार करेंगे तो 4 3 12 टेंस कुल हो जाता है। तो टेंस कुल 12 होते हैं और इन्हीं 12 टेंस के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसका पहला डिवीजन होता है, पहला विभाजन इसका होता है जो है कोई भी इंडिफिनिट में डिवाइड होता है। इंडिफिनिट पहला होता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस इंडिफिनिट टेंस है ना, और कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और उसके बाद तीसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है, विभाजन होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये इंडिफिनिट
किसी भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर, तीनों में इंडिफिनिट मिलेगा। सब में ये चारों रूप तीनों में मिलेगा। तो इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित समय जो है इसके द्वारा व्यक्त होता है। कंटिन्यूअस है ना, जो है निरंतर, लगातार इसमें होते हैं, लगातार इसमें कार्य होता है। परफेक्ट में इसमें पूर्णता व्यक्त होती है, पूरा हो जाता है, कोई काम पूर्ण हो जाता है। और इसमें पूर्ण भी होता है लेकिन चलता भी रहता है ना, पूर्णापूर्ण, पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी होता है, यानी दोनों चलता रहता है। तो चार, कोई भी जो समय है वो चार रूप में डिवाइड हुआ है। अनिश्चित, जो टाइम फिक्स नहीं होता है, वह विद्यालय जाता है, कब जाता है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। और वह विद्यालय जा रहा है, ये कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसमें कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वह विद्यालय जा चुका है, तो यहाँ पर पूर्णता का भाव दर्शाएगा, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और समय के साथ साथ पूर्णता और अपूर्णता दोनों दर्शाया जाए, कंटिन्यूटी और परफेक्टनेस दोनों दिखाई जाती है, तो वहाँ ये पूर्णापूर्ण का होता है। तो हम लोग एक एक करके अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम लोग। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसलेशन हमें करना है, सीखना है, तो सबसे पहले क्या हमें ध्यान देना होगा। तो इसमें हमको पहले हिंदी वाक्य का जो है प्रारूप समझना होगा, हिंदी प्रारूप, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। हमें सबसे पहले अगर हम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है तो हिंदी का भी हमें जो है इसको फॉर्मेट देखना होगा कि हिंदी का जो सेंटेंस लिखा जाता है वह किस तरह का होता है और हमें किस शब्द को कहाँ पर ला करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो हिंदी जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, इसमें सबसे पहले कर्ता होता है वाक्य के शुरू में। अब कर्ता कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कर्ता एक शब्द का भी हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब से युक्त जो है कई शब्दों से हो सकता है, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, हेडवर्ड, ये तमाम शब्दों से मिल करके कर्ता हो सकता है। तो कर्ता सबसे पहले हिंदी वाक्य में आप लिखा जाता है, उसके बाद फिर कर्म लिखा जाता है, कर्ता कर्म, उसके बाद लास्ट में जो होती है वो क्रिया होती है। हिंदी वाक्य में क्रिया जो है अंत में होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म होता है, अंत में क्रिया होती है। लेकिन ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में जो है इसका फॉर्मेट अलग है, प्रारूप इसका अलग होता है। इसमें कर्ता तो वही होता है, जो हिंदी का वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा कर्ता रहेगा, वही अंग्रेजी का भी कर्ता होगा। लेकिन इस कर्ता के बाद जो है हम क्रिया को ले आते हैं। ये क्रिया जो साहब है जो यहाँ पर आ जाएंगे हैं, क्रिया जो है इसमें बीच में हो जाता है, कर्ता के बाद क्रिया हो जाता है। कर्ता सीधे अपना आ जाता है अंग्रेजी वाक्य में, लेकिन क्रिया जो होती है जो प्राय लास्ट में हिंदी वाक्यों में मिलती है, तो उनको हम जो है बीच में ले आएंगे। उसके बाद फिर कर्म को जो है हम लास्ट में करते हैं। अंग्रेजी वाक्य में कर्म जो है क्रिया के बाद कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। और इसके बाद अगर अन्य कोई भी शब्द अगर हिंदी वाक्य में है तो उसको हम जो है लास्ट में लिख सकते हैं, तो वो लास्ट में लिखा जाता है। अदर्स जो होते हैं, कम्प्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं या टाइम वगैरह जो सब होते हैं, ये सब अदर्स में आते हैं, तो अनुवाद करते समय हम उनको लास्ट में लिखा जाता है। तो अंग्रेजी का जो मेन फंडा है वो जो है सबसे मेन कर्ता, क्रिया, कर्म, इसी को जो है एक निश्चित क्रम में अगर हम अंग्रेजी में लिख देते हैं तो जो है वाक्य आपका अच्छा सही बन जाता है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म आपको याद करना होगा। हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया होता है, लेकिन अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया, फिर उसके बाद जो है कर्म होता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ है ट्रांसलेशन का, इसको आपको अपने माइंड सेट करना होगा, मन में बैठाना होगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अब इसमें कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग जो है टेंस स्टडी करेंगे, देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको जो है इंडिफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित समय,
अनिश्चित समय या काल होता है। तो अनिश्चित समय को हम वर्तमान में जो अनिश्चित समय हो, वर्तमान में जो अनिश्चित समय होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जो अभी चल रहा हो, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा हो, अभी हम जिसमें हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो है कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अभी जो वर्तमान, अभी जो समय है उपस्थित है अभी, तो वो वर्तमान काल होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि अनिश्चित समय, वर्तमान तो हो ही लेकिन समय निश्चित न हो वर्तमान में। तो इसका जो है पहचान आपको समझना होगा। हिंदी में पहचान सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है, हिंदी में पहचान कि कैसे आप वाक्य को जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी वाक्य को देखेंगे। हिंदी वाक्य के जो है में जो है क्रिया, हिंदी वाक्य की जो क्रिया होती है, क्रिया में अगर ता है, ती है या ते हैं या ता हूं, ये अगर लगा हुआ है तो ये मान लीजिए कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी है, हूं, हो तो ये प्रेजेंट का सूचक है ही, लेकिन उसके साथ ता ते ती भी अगर जुड़ जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। यानी वह पढ़ता है, लेकिन इसमें जो है समय का पता नहीं चलता कि कब वह पढ़ता है, ता है ती है लगा हुआ। तो ये इसकी जो है हिंदी में पहचान है। इस क्रिया को, हिंदी वाक्य के क्रिया को हम देखेंगे। जो हिंदी वाक्य की क्रिया प्रायः लास्ट में मिलती है, तो उसमें ता है, ती है, ते है, ताहू अगर लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके बाद जो है हम अंग्रेजी में उसको जो है पहचान हमको देखना होगा, समझना होगा कि अंग्रेजी में हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में पहचान इसकी क्या होती है, कैसे आप उसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंग्रेजी में जो होता है, इसमें कर्ता के बाद जो है मुख्य क्रिया, मुख्य जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया इसमें जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। ये मेन इसका जो है रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। इसी को याद रखना है, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ये चीज आपको याद रखना होगा। और यदि कर्ता इसमें जो है सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है, तो इसमें यस या ईएस भी लगाया जाता है। यानी कर्ता अगर जो है आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें मेन वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी जोड़ा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस कब लगेगा, कि जब कर्ता सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर कर्ता कौन कौन होते हैं ये आपको जानना होगा। तो सिंगुलर कर्ता में ये ही, सी और इट, कोई भी नेम और कोई भी एक वचन का कर्ता, कोई भी वस्तु भी अगर होगी, एक वचन है ना, में कोई भी वस्तु अगर भी होगी तो वो सब सिंगुलर होते हैं। और इन जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन करता रहेगा, तो इसके मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद तब फिर जो है मेन वर्ब के बाद हम लोग कर्म, यानी जो ऑब्जेक्ट भी इंग्लिश में कहा जाता है, कर्ता को सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्रिया को वर्ब भी कहा जाता है। तो जो है कर्म जो है, ऑब्जेक्ट जो है, इसको लिखते हैं। यानी पहले कर्ता होता है, फिर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। अगर कर्ता एक वचन का होता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस भी लगाया जाता है। और उसके बाद कर्म के बाद अन्य कोई चीजें होती हैं तो उसको हम जो लिख लेते हैं। कभी कभी कर्म जो है डबल होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें डबल भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस तरह से ये अंग्रेजी में पहचान है। तो अंग्रेजी में लिखने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो सबसे पहले हमें हिंदी वाक्य की क्रिया को देखना होता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रतिदिन
विद्यालय विद्यालय जाता है। तो ये वाक्य हिंदी का वाक्य हो गया। और हिंदी वाक्य में सबसे पहले हमको यही देखना होता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो टेंस का पता एट फर्स्ट आपको ये जानकारी करनी होगी कि ये वाक्य जो है कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या पहचान है। तो आपको यहाँ हिंदी में पहचान बताया गया कि ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है जाता है, यानी जाना जो है मुख्य क्रिया है, इसमें ता शब्द जुड़ा हुआ है। तो ता है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसको जो है तो अब ये हमको ता है, ती है मिल गया, तो इसे हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने के लिए आपको अंग्रेजी का जो है स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। ये अंग्रेजी का जो है ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई जाती है। यदि कर्ता सिंगुलर होता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस भी लगाया जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट जो है हिंदी वाक्य में वाक्य के शुरू में होते हैं। कौन किसने लगाकर, अगर कौन या किसने लगाकर वाक्य में प्रश्न करते हैं, कौन किसने तमाम चीजें हैं, आप लगा के अगर प्रश्न करेंगे तो ये जो है कर्ता का पता चलता है। जैसे कि मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो कौन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो उत्तर आपको मिला मोहन। तो इस तरह से भी आप कर्ता को पकड़ सकते हैं। या वाक्य के शुरू में जो नाउन कोई होता है या कोई प्रोनाउन जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो इस हिसाब से हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सब्जेक्ट जो है शुरू में होते हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मोहन का अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है मोहन। मोहन को लिखने के बाद सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद आपको लिखना है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, जिसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा होगा, वही मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो जाता है यानी जाना मुख्य क्रिया है। ये एक्शन, यही एक्शन है, मेन कार्य कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है, कार्य करने वाला जो शब्द होते हैं वही क्रिया होती है, उसी को हमें कर्ता के बाद लिखना है। तो मोहन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो आपने यहाँ पढ़ा था कि मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। अगर कर्ता जो है ही सी इट और किसी का नाम अगर होता है तो जो है इसमें जो है मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है। तो मोहन के साथ हम जाने का अंग्रेजी गो लिखेंगे। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मोहन हो गया, तो इसमें हम ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो मोहन गोज, उसके बाद टू का प्रयोग जाने के भाव में किया जाता है। तो मोहन गोज टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल जो है विद्यालय कर्म है। तो क्रिया के बाद जो है कर्म लिखा जाता है अंग्रेजी में। कर्म जो होता है वो क्रिया से पहले ही होते हैं। हिंदी वाक्य में आपको यहाँ बताया गया कि कर्ता कर्म जो होते हैं वो बीच में होते हैं। और यहाँ पे जो समय है प्रतिदिन समय है और विद्यालय यहाँ कर्म है। तो विद्यालय जो है कर्म है, क्रिया से पहले मिलता है, कर्ता के बाद बीच में प्रायः जो है हिंदी वाक्य में कर्म मिलते हैं। तो इसके लिए जो है हम विद्यालय का अंग्रेजी जो है स्कूल लिख लेंगे। तो कर्ता हो गया आपका, क्रिया हो गया, कर्म हो गया। इसके बाद जो शेष चीजें बचती हैं वो अदर्स में आ जाएंगी, यानी प्रतिदिन आप जो है मोहन गोज टू स्कूल डेली। तो इस तरह से मोहन गोज टू स्कूल, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, आपका वाक्य बन जाएगा। इसके बाद दूसरा वाक्य है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका सेंटेंस है, वाक्य है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, बच्चे, एक बच्चा नहीं है, बच्चे बहुवचन हो गया। तो बहुवचन कर्ता के साथ जो है आप मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे, यानी द चिल्ड्रेन, यहाँ पे चिल्ड्रेन बच्चे का चिल्ड्रेन लिखेंगे, कर्ता हो गया। और उसके बाद कर्ता के बाद क्रिया क्या है, तो लास्ट में मिलती है
जिसमें ते है जुड़ा होगा वहीं क्रिया है। तो खेलते हैं, तो खेलना क्रिया है, तो खेलने की इंग्लिश हम प्ले लिखते हैं, चिल्ड्रेन प्ले। उसके बाद क्रिकेट, कर्म जो है बीच में है, कर्ता, हिंदी वाक्य के अनुसार ये कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये क्रिकेट जो है ये खेल है, ये कर्म है, तो चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। तो चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, इस तरह से ये बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं जोड़ा जाता, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जोड़ा जाता है। तो इस तरह से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। मोहन गोज टू स्कूल डेली। तो इस तरह से ये आपके अफर्मेटिव वाक्य, ये मतलब जो है स्वीकारात्मक वाक्य का अनुवाद इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हम लोग निगेटिव वाक्य देखेंगे कि निगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी किसी कार्य को करने से यदि मना किया जाता है, इनकार किया जाता है, तो इसमें नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव। तो इसके लिए इसका आपको पहले आपको स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा, प्रारूप। तो निगेटिव वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव जब वाक्य होते हैं तो इसमें मेन वर्ब से पहले, मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट या डू नॉट लगाया जाता है। तो इसका जो है सबसे पहले आप इसका इसमें जो है मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। मुख्य क्रिया से पहले, अभी प्रारूप नहीं लिखेंगे, मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। ये निगेटिव वाक्य में यही चीज ध्यान देना है। और दूसरी चीज ध्यान देना है कि जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगता। ये बात आपको ध्यान रखना है। निगेटिव बनाते समय जो है मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं और मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगता। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है, लेकिन जब आप उसको निगेटिव में बदलेंगे तो डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डज नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे, डू नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे। तो डज नॉट का प्रयोग जो है आपको नोट करना होगा। तो डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो डज नॉट का प्रयोग जो होता है वो ही सी, एक वचन करता, ही सी इट और प्लस जो है नेम कोई भी नेम होगा, कोई और कोई भी एक वचन करता होता है, उसके साथ हम जो है डज का प्रयोग करते हैं, यानी डज नॉट। निगेटिव वाक्य में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता जो होते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम जो है डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आपको ये जानना होगा कि डज नॉट का प्रयोग कहाँ होगा और दूसरा जो है डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग जो है यहाँ हम लोग जो है इस तरह से। तो यही चीज ध्यान देना, डज नॉट यानी ही सी इट नेम और एक वचन करता कोई होगा तो हम डज नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करेंगे। और आई वी यू दे बहुवचन करता होगा तो हम वहाँ डू नॉट का प्रयोग। तो इस तरह से डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग आपको याद रखना होगा।
और इसके बाद हमें अब आपको स्ट्रक्चर आपको इसको लिख लेना है, प्रारूप जो है निगेटिव सेंटेंस का प्रारूप आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है आपको डज नॉट या डू नॉट लिखते हैं, डज नॉट या डू नॉट लिखते हैं। इसके बाद तब फिर जा कर के हम मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया को जो है फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर कर्म लिखते हैं, कर्म, इसके बाद अन्य कोई चीज होता है तो हम लास्ट में लिखते हैं। कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, दोनों आप जानते रहिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस तरह से तो ये आपका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं है कि हम डज नॉट डू नॉट कहाँ लगाएं, तो सबसे मेन यही चीज ध्यान देना है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले अर्थात कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में ही हमें डज नॉट का प्रयोग या डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग आपको ये ध्यान रखना है और स्थान याद रखना है कि हमें कहाँ करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, या यूं कह लीजिए कि मेन मुख्य की जो क्रिया होती है उसके ठीक पहले हम जो है डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और डज नॉट डू नॉट लग गया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में लिखेंगे। अफर्मेटिव वाक्य हम लोगों ने पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग निगेटिव वाक्य में देख रहे हैं कि कैसे इसको हमें अनुवाद करना है। तो निगेटिव वाक्य में वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ये आपका हिंदी वाक्य हो गया। और निगेटिव है, निगेटिव कैसे है कि इसमें नहीं लग गया, यह नकारात्मक वाक्य हो गया, नकारा जा रहा है कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो अब इसको अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट इसमें वह है तो ही लिख लेंगे। अब प्रारूप के अनुसार आपको डज नॉट या डू नॉट लगाना है। डज नॉट डू नॉट लगाने से पहले हमको देखना है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है। तो एक वचन अगर है तो एक वचन है तो आपको बताया गया कि एक वचनकर्ता के साथ जो है डज नॉट का प्रयोग करना है। ही सी इट कोई नेम है तो यहाँ ही है सब मिला, ही जो है ही के अनुसार आपको यहाँ पे डज नॉट, ही डज नॉट आप लिख लेंगे। उसके बाद कर्ता हो गया, सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया आपको लिखना है, मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पढ़ता है, ता है, ती है, पढ़ने के साथ जुड़ा है तो यही मुख्य क्रिया है। लोग बच्चे क्रिया नहीं पकड़ पाते हैं कि क्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसमें ता है, ती है, ते है, जिस शब्द के साथ जुड़ा है वही क्रिया है, या यूं कहें जिससे किसी कार्य के एक्शन का भाव, एक एक्शन का भाव अगर जिससे पता चलता है कार्य को करने का, कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम वर्ब करते हैं। तो वर्ब को जो होता है हिंदी वाक्य के प्राय लास्ट में होते हैं, और जिसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा रहता है वही क्रिया होता है। तो उस क्रिया को हम जो है डज नॉट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पढ़ना, पढ़ता है यानी पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है, रीड है ना। तो ही डज नॉट रीड, तो ये मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद फिर कर्म हमको लिखना है। तो कर्म क्या है, तो हिंदी वाक्य के अनुसार पहले कर्ता फिर कर्म, अंत में क्रिया होती है। तो ये पुस्तक, तो बुक यहाँ पर आप पुस्तक इंग्लिश जो है बुक, ही डज नॉट रीड बुक, इस तरह से वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, यह आपका अनुवाद बन जाएगा। दूसरा वाक्य है आपका सेकेंड सेंटेंस, विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। यह वाक्य विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते हैं,
तो ये वाक्य है आपका। तो इसमें विद्यार्थी, इसमें सब्जेक्ट जो है आपका, सबसे पहले प्रारूप के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें है विद्यार्थी, यानी द स्टूडेंट। अब हो गया इसमें, अब डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट लगाएंगे। अब देखेंगे कि नाउन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ विद्यार्थी की बात हो रही है, तो विद्यार्थी किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं है, तो सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो विद्यार्थी स्टूडेंट के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। तो द स्टूडेंट डू नॉट। अब झूठ बोलना पूरा इंग्लिश एक वर्ड में लिखा जाता है, फ्रेज। ये फ्रेज है टेल अ लाई। द स्टूडेंट डू नॉट टेल अ लाई। तो इस तरह से जो है यहाँ पर टेल अ लाई जो है ये झूठ बोलना हो गया। तो इस तरह से हम बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और भी तमाम जो है शब्द मिलते हैं, आप उनको इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं। तो निगेटिव वाक्य में आपको यही ध्यान देना है कि इसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करना है। और अब इसके बाद हम लोग जो है इंट्रोगेटिव वाक्य भी होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं वो इंट्रोगेटिव में भी लिखे जाते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने वाला वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए दो तरह के होते हैं। प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, एक सहायक क्रिया का प्रयोग करके, सहायक क्रिया का प्रयोग करके। इसको जो है, इसको यस या नो टाइप वाले भी वाक्य कहते हैं। यस या नो टाइप वाले वाक्य भी इसको हम बोलते हैं। तो ये यस या नो टाइप वाले वाक्य होते हैं। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। तो अभी हमको देखना है सहायक क्रिया वाला वाक्य जैसे कैसे होता है। तो इसमें जो होता है, जब हिंदी वाक्य के जो है प्रारंभ में, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या लगाकर जो है प्रश्न किया जाता है, तो वो सहायक क्रिया वाला वाक्य होता है। इसमें वाक्य के प्रारंभ में जो है क्या लगाया जाता है, क्या लगा के प्रश्न किया जाता है। और ऐसे वाक्यों का उत्तर जो है आंसर हम हाँ या ना में भी दे सकते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय प्रतिदिन जाते हो, क्या तुम अपना कार्य समय से पूरा करते हो। तो वो जो अगर बच्चा जाता है स्कूल या काम पूरा करता है तो वो यस या नो में उत्तर दे सकता है। तो ऐसे वाक्यों को यस या नो टाइप वाले वाक्य भी कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। ऐसे वाक्यों को सहायक क्रिया यानी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हम कर सकते हैं। तो इसका आपको स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको सबसे पहले जो है इसमें डज, ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें जो है सबसे पहले आपको डज या डू लगाना होता है। उस क्या के बदले में, क्या के बदले में आपको डज या डू लिखना होगा। उसके बाद तब फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट के बाद तब फिर मेन वर्ब जो आपके होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। इसके बाद फिर जो है आपको अदर्स अगर कुछ हैं तो उनको लिखने के बाद
उसमें लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है हिंदी वाक्य में तो खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, उसी अनुसार आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जो क्या लिखा रहता है, क्या हिंदी वाक्य के शुरू में क्या जो लिखा रहेगा उसी के लिए डज या डू का प्रयोग उसी के स्थान पर हमें करना होता है। तो ये प्रारूप आप याद रखेंगे, डज या डू। डज या डू जो है उस क्या के जगह पर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब ये आपका वाक्य हो गया है ना। अब इसको आपको ये समझना है कि ये वाक्य जो है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कैसे आप जानेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि इस ऐसे वाक्य के शुरू में जो है क्या लगा रहेगा, और दूसरा पहचान है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। तो क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव का पहचान मिलता है, और क्या से सहायक क्रिया वाले वाक्य का जो है पहचान मिलता है। तो अगर शुरू में ये क्या लिखा हुआ है तब जो है इसकी अंग्रेजी शुरू में ही डज या डू लगाए जाते हैं। अगर ये बीच में यही क्या शब्द होता तो इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखा जाता है, लेकिन चूंकि ये शुरू में है तो इसलिए इसके स्थान पर सब्जेक्ट का चयन करने के बाद उस जो है डज या डू निर्धारित करेंगे। तो वह सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ आपको बताया गया कि डज का प्रयोग होता है। तो डज ही आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तब फिर जो है अब मेन वर्ब जाता है, डज ही गो। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि डज लग गया। डज ही गो टू स्कूल, प्रतिदिन, एवरी डे, और क्वेश्चन मार्क लगाने, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। दूसरा, क्या राधा पत्र लिखती है, क्वेश्चन मार्क, क्या राधा पत्र लिखती है। अब यहां पर भी क्या की जगह पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज ही लिखना है। यहां पे प्रोनाउन था, अब यहां पे नाउन हो गया। तो प्रोनाउन जो है कर दो, क्या राधा पत्र लिखती है, तो डज। अब राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है डज का यूज आप करेंगे इस क्या के स्थान पर, डज राधा। इसके बाद जो है आप कर्ता हो गया क्रिया लिखती है, यहाँ राइट आप लिखेंगे, डज राधा राइट पत्र, अ लेटर, डज राधा राइट अ लेटर, क्या राधा पत्र लिखती है। तो इस तरह से आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्या हम अपना कार्य प्रतिदिन पूरा करते हैं, तो क्या हम अपना कार्य प्रतिदिन पूरा करते हैं। तो इस क्या के लिए हम के अनुसार जो है डू लगाना होगा, बहुवचन हो गया डू वी। तो डू हो गया, फिर कर्ता हम हो गए, उसके बाद पूरा करते हैं डू वी हैं, कंप्लीट COMPLET कंप्लीट, डू वी कंप्लीट। अब यहाँ पर अपना कार्य, अपना के लिए जो है सब्जेक्ट के अनुसार आवर पोजेसिव के समय लगाना पड़ता है, आवर वर्क। तो डू वी कंप्लीट आवर वर्क प्रतिदिन, डेली। तो इस तरह से
हम जो है डू का प्रयोग हम शुरू में कर सकते हैं। क्या की जगह पर यहाँ पर क्या जितने हैं, क्या के लिए डज डू हम सिंगुलर प्लूरल के रूप में लगाते हैं। अगर ये निगेटिव होता है तो डू वी है, मुख्य क्रिया से पहले नॉट भी लगा सकते हैं, डू वी नॉट कंप्लीट आवर वर्क डेली। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो है फिर है आपका प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव का प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य, शब्द वाले वाक्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रश्न पूछने का काम होता है, लेकिन इसमें प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में होता है, यानी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द होता है। प्रश्न सूचक शब्द अगर है तो वह वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द है तो वह प्रश्न सूचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड वाला वाक्य होता है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड आपको जानना होगा कि कौन कौन से हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। तो जैसे क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हिंदी में इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, हैं, किस प्रकार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड तमाम होते हैं। इन सब के अंत में प्राय जो है WH होता है, इसलिए WH वाले क्वेश्चन वर्ड इनको कहा जाता है। तो क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं, हाँ, क्यों का व्हाई लिखेंगे, कैसे का हाउ होता है। हाउ भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें WH नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब में WH मिलता। कहाँ है, वेयर है, कब, व्हेन, है, किस प्रकार, है। तो कैसे या किस प्रकार एक ही चीज होता है, कैसे या किस प्रकार। किसको, 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 हुम भी किसको के लिए हुम लिखेंगे। और which भी होता है, किसे, वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए जो है, किसी वस्तु के लिए which शब्द प्रयोग किया जाता है। अब which जो है व्यक्ति के साथ है, खासतौर से वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य भी तमाम क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हिंदी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसको इत्यादि है, अगर हिंदी वाक्य के बीच में मिलते हैं तो इसकी अंग्रेजी जो है हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड आपको याद रखना होगा कि हमें किस अंग्रेजी का क्या जो है इंग्लिश होगा। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको नोट करना होगा। स्ट्रक्चर, इसका प्रारूप आपको याद रखना होगा कि इसमें सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द आपको लिखना है। प्रश्न सूचक शब्द आपको लिखना है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं, डज या डू, इनको लिखना पड़ता है। इसके बाद फिर मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद तब जो है आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद तब फिर आप अदर्स लिखेंगे। अदर्स, अंत में जो है क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड आपको शुरू में लिखना है। जो क्या वाले वाक्य थे तो उस क्या की जगह पर डज डू लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जो होते हैं ये वाक्य के बीच में होते हैं, तो इनका अंग्रेजी शुरू में, जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कहाँ शब्द मिल गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में है। इसकी इंग्लिश हम जो है फेयर आपको शुरू में लिखना है। फेयर के बाद जो है अब वह के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से आप डज आप लगाएंगे। वेयर डज ही, इसके बाद लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इसके बाद दूसरा वाक्य है
सुबह कब उठते हो, सुबह, सुबह कब उठते हो, कब उठते हो। अब ये सब है, ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ कब मिला क्वेश्चन वर्ड जो कि वाक्य के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश हमें शुरू में लिखना है। तो ये कब का इंग्लिश जो होता है व्हेन होता है, व्हेन। इसमें तुम है, तुम के हिसाब से आपको डू लिखना है, व्हेन डू यू। अब उठने का अंग्रेजी जो है राइज भी लिख सकते हैं, गेट अप फ्रेज के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, वेकअप भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो व्हेन डू यू गेट अप, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इस तरह से आपका क्वेश्चन वर्ड जो है कब का अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं। यही इसमें ध्यान देना है कि व्हेन जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसके तुरंत बाद डज या डू आपको लगाना है, उसके बाद तब कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद मेन वर्ब, उसके बाद अन्य चीजें आपको लिखा जाता है, कर्म और अन्य चीजें लिखी जाती है। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मेरा मित्र, मेरा मित्र बाजार क्यों नहीं जाता है, ये वाक्य है। अब ये एक तरह से कहें, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो और वाक्य नकारात्मक हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो जाएगा। तो नाट का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले आपको करना है, यानी कर्ता मुख्य क्रिया के बीच में नाट लगाएंगे। तो माई, क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई, वाई मेरा मित्र, वाई डज। मेरा मित्र एक है, अगर बहुवचन होगा तो डू भी लगा सकते थे, लेकिन मेरा मित्र एक मित्र की बात हो रही है तो वाई डज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। यहाँ माई के हिसाब से नहीं, केवल फ्रेंड है, एक जो एक सिंगुलर सूचक है, माई फ्रेंड एक मेरा मित्र है, तो इसलिए सिंगुलर साथ डज आपको लगाना है। तो वाई डज माई फ्रेंड। अब यहीं पर नॉट आपको लगाना है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए जो है नॉट का प्रयोग करना है। तो वाई डज माई फ्रेंड नॉट, उसके बाद गो टू मार्केट, वाई डज माई फ्रेंड नॉट गो टू मार्केट, मेरा मित्र बाजार क्यों नहीं जाता है। तो इस तरह से आपका डज डू इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों के साथ। तो यही ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, सहायक क्रिया वाले, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड वाले में जो है वाक्य के शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, और हिंदी वाक्य में इसकी पहचान है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब जो है ये बीच में होते हैं। तो यही चीज ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो इसकी अंग्रेजी आपको शुरू में लिखेंगे, और ये क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं, इसके बाद तब डजू लगा करके आप इस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का आज का ये प्रेजेंट टेंस वाक्य जो है टेंस समाप्त हो गया। धन्यवाद।